Hey everyone, this is the third video of the ethics series in which we are covering ethical issues. Like the past two videos, in every video we have covered three particular ethical issues, and in this video we are also going to cover three ethical issues. First one is obscenity on digital platforms, second is ethics of capital punishment, and third is responsible capitalism. ओके सो इस वाली सीरीज में केवल 3 ही वीडियोस होंगे. इसके बाद फिर एक एथिक्स की कंप्लीट सिलेबस कवरेज वाली एक दूसरी सीरीज चालू हो रही है एंड आई वांट यू टू अटेंड दोज वीडियोस. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी विल बी स्टार्टिंग विद ऑब्सनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, ऑब्सनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन इंडियाज गॉट लेटेंट. ठीक है, जिसमें पॉपुलर यूट्यूबर जो रणदीप अलावादी है उसके कमेंट की वजह से बहुत इश्यूज हुए थे, बहुत डिबेट हुई थी. तो दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड एज पर द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन टू प्रपोज अ रेगुलेटरी मेजर टू कर्ब वल्गर कंटेंट ऑनलाइन वाइल बैलेंसिंग फ्री स्पीच. इसलिए ये सब चीज़ें, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम इथिकल परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द GS4 perspective and it has higher chances of coming on the UPSC Mains 2025. Okay, so let's see what are the stakeholders in this, because mostly the chances कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है ऑब्सनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट विल बी आस्क्ड इन केस स्टडीज. ओके, तो केस स्टडीज में क्या स्टेक होल्डर जरूरी होते हैं? तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो जाएंगे? देखो, इसको खुद समझो कि ऑब्सनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑब्सनिटी को देखो, पहले ऑब्सनिटी को समझते हैं. तो ऑब्सनिटी क्या होता है? ऑब्सनिटी का जो गूगल की जो डेफिनेशन है, गूगल जो डिफाइन करता है, इट सेज इट इज सेक्सुअल act or sexual talk that can shock people and it can also cause offense. And second thing about obscenity is that the thing obscenity, it is subjective. Okay, it is subjective. For some obscenity is wrong, for some it is good. Okay, so we will be studying stakeholder. अब stakeholders कौन होंगे obscenity on digital platform में? देखो, obscenity कौन कर रहा है? कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं तो कंटेंट क्रिएटर हो गए स्टेक होल्डर. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हो गए स्टेक होल्डर. अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पूरा सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो सोसाइटी हो गई. और इसको रेगुलेट कौन करेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी बताया, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. सो दीज आर द 4 स्टेक होल्डर्स, मेजर स्टेक होल्डर्स. ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोसाइटी पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडी जो उसके लिए लॉज वगैरह बनाएगी टू डिफाइन एंड एनफोर्स लॉज. अब इनके सबके इंटरेस्ट समझें अगर, ठीक है, अगर इन सबके इंटरेस्ट समझें तो कंटेंट क्रिएटर का इंटरेस्ट क्या है? फिर कंटेंट क्रिएटर का इंटरेस्ट है कि दे वांट टू मेंटेन क्रिएटिव फ्रीडम. ठीक है, दे वांट क्रिएटिव फ्रीडम, और उसके बाद क्रिएटिव फ्रीडम के लिए उनको फ्रीडम चाहिए क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए, अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जनरेट कर एंड आर्टिस्टिकली जो उनका अपना टैलेंट है उसे एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो कंटेंट क्रिएटर चाहते हैं, वो क्या है? दे यूज अ प्लेटफॉर्म टू जनरेट इनकम फॉर देमसेल्फ. ओके, अब कंटेंट क्रिएटर क्या, तो क्या इनके इंटरेस्ट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया क्रिएटिव फ्रीडम हो गया, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो गया, थर्ड इनका इनकम हो गया, फिर फोर्थ क्या हो गया? ऑडियंस जनरेशन हो गया. ठीक है, पॉपुलैरिटी, ऑडियंस जनरेशन. तो दीज आर द 4 इंटरेस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क्या इंटरेस्ट आएंगे इसमें? उनके आएंगे, देखो, एक तो उनको दे हैड टू इंश्योर देयर रेवेन्यू मॉडल फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, कि जो उनका मॉडल, जो उनका रेवेन्यू मॉडल है, और जो लॉज को फॉलो करे. ठीक है, और जो एक्सेसिव सेंसरशिप है उससे बच सके, हार्मफुल कंटेंट्स को बचा सके. और अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये अर्निंग कहाँ से करते हैं? अर्निंग करते हैं एडवर्टाइजमेंट से. देयरफॉर वन ऑफ द इंटरेस्ट इज मेंटेन एडवर्टाइजर्स ट्रस्ट टू अवॉइड रेवेन्यू लॉस. तो वो लोगों को क्या करना है? इस टाइप से उसको मेंटेन करना है ताकि जो एडवर्टाइजर है उनका रेवेन्यू लॉस भी ना हो. दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म. अब सोसाइटी के अगर इंटरेस्ट देखी जाए तो सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या आएगा? सोसाइटी का इंटरेस्ट आएगा कि उन्हें, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनको कंटेंट चाहिए. ठीक है, कंटेंट चाहिए जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो. ठीक है, ऐसा कंटेंट जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो. और दे ऑल्सो वांट टू अवॉइड एक्सपोजर टू अनवांटेड ऑब्सीन पार्ट मटेरियल जस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. ठीक है, पार्टिकुलरली फॉर देयर चिल्ड्रन. तो पहला क्या होगा? दे नीड the access of desired content with minimal restriction, and second is they want to avoid exposure to unwanted obscene material particularly for children. ठीक है,
दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज का देखते हैं तो इनका देखो एक ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, देयर इंटरेस्ट इज डिफाइन एंड इन्फोर्स लॉज ऑन ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया कि उनको लॉ एनफोर्स करना है, बट दे ऑल्सो हैड टू बैलेंस द फ्री स्पीच विद पब्लिक मोरालिटी। सो दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज। अब कुछ अगर इथिकल इश्यूज देखे जाएं जो कि ऑब्ससिनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, वो है कि सेंसरशिप होनी चाहिए या फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। ठीक है, सेंसरशिप होनी चाहिए, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। क्योंकि देखो सेंसरशिप उन्होंने कर दी तो ओवर रेगुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इट कुड स्टिफल क्रिएटिविटी। ठीक है, सिंस ऑब्ससिनिटी इज सब्जेक्टिव, जैसा कि बताया कि जो ऑब्ससिनिटी है इट इज अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन एंड excessive restrictions it could limit diverse perspective in media। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे तो जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव अलग अलग रिव्यू अलग अलग क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से इट कुड लिमिट दैट थिंग। Therefore, there has to be a balance between the censorship or regional restriction. There is a ethical issue between them. And the power dynamics. Second is power dynamics. Power dynamics मतलब कि किसके पास पावर है, कि who will decide the power, the content is obscene or the content is acceptable, content is unacceptable, the power dynamics. Next, protecting user और respecting their autonomy. अब देखो कुछ लोगों को obscenity पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, तो therefore they had the right to be protected and also there is a respect for the autonomy of the content creator. So इसके बीच का एक ethical issues हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया regulating obscene and versus artistic freedom, कि हमें obscene मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, या फिर हमें आर्टिस्ट को फ्रीडम देना चाहिए कि कुछ भी वो बनाना चाहते हैं वो बनाए। ठीक है, तो एक इथिकल इश्यूज हमारा हो गया, एक इथिकल इशू हमें रेगुलेट करना चाहिए, देयर इज अ कि रेगुलेट करना चाहिए ऑब्ससीन मटेरियल, या फिर हमें आर्टिस्टिक फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए। तो देयर इज अ टेंशन बिटवीन द सेंसरशिप टू प्रोटेक्ट द पब्लिक मोरालिटी एंड फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्रिएटिवली। अब हम इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस एग्जाम्पल को आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी आंसर, जो तुम्हारा आंसर होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट रूल्ड दैट न्यूडिटी अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑब्ससीनिटी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो इसका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो था कि न्यूडिटी अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑब्ससीनिटी। ठीक है, सो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अब हम आते, देखो इसमें वे फॉरवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट आर देयर इथिकल इश्यूज एज वेल एज। देखो कंक्लूजन तो इसमें डाल दिया मैंने कि कंक्लूड तुम कैसे करोगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें ऐड कर सकते हैं। देखो एक तो जैसे बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐड कर सकते हो कि ऑब्ससीनिटी इज हाईली सब्जेक्टिव एंड इट्स डेफिनेशन वेराइज अक्रॉस कल्चर एंड टाइम। अब देखो टाइम क्यों यहाँ पे लिखा है, टाइम का मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि अगर तुमने अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देन यू नो द खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, खजुराहो टेम्पल इज द लिविंग एविडेंस ऑफ द erotic description, erotic exposure of these material to the public. ठीक है, therefore it varies across culture and time. सेकेंड स्टेटमेंट जो तुम कभी कहीं पर भी सेंटेंस जो यूज कर सकते हो वो ये है कि इट इज अ दिस स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज अ वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट। इट सेज by upholding ethical values such as justice, dignity, transparency and accountability, digital platforms can strike a balance between क्रिएटिव फ्रीडम एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है कि तुम क्रिएटिव फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हो। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज आवर कंक्लूजन वेर यू कैन ऐड दीज 2 पॉइंट इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड इथिकल इशू ऑफ द डे, दैट इज एथिक्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, कैपिटल पनिशमेंट कोई कहा जाता है डेथ सेंटेंस, जो कोर्ट जब दिया करता है किसी भी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस देता है उसी को कहलाता है, भाई उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। अब इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इसको देखते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से आएंगे। अब देखो कैपिटल पनिशमेंट किसको हो रही है, विक्टिम को। ठीक है, विक्टिम हो गया या क्रिमिनल कह लो। ठीक है, तो विक्टिम हो गया, उसकी फैमिली हो गई, दे आर द स्टेक होल्डर। ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। अब देखो
कंडेम्ड इंडिविजुअल हो गया, उसकी फैमिली हो गई, दीज आर द टू स्टेक होल्डर्स, और गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर जो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बना रहे हैं तो वो इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। अब इस सब चीज़ों का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सोसाइटी पर, सोसाइटी हो गई। अब ये जो जो कैपिटल पनिशमेंट है ये सब कौन देता है? जुडिशियल सिस्टम हमारा देता है। उससे लॉज किस में? जुडिशियल सिस्टम में लॉज है, तो एक स्टेक होल्डर ये हो गया। और एक हो गया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट से क्या होता है? ह्यूमन राइट रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स लिमिट होते हैं, इट वायलेट्स ह्यूमन राइट, देयरफॉर द वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है। अब इन सब के अगर इंटरेस्ट देखे जाएं तो अगर कंडेम्ड इंडिविजुअल है तो इसके इंटरेस्ट क्या होंगे? इसके पास क्या है? ही हैज़ द राइट टू लाइफ। ठीक है, पहला हो गया राइट टू लाइफ। सेकंड इसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट? सेकंड इसका हो जाएगा कि एक तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो सेकंड इसका क्या हो गया? फेयर ट्रायल हो गया। थर्ड इसका हम क्या ऐड कर सकते हैं? एक तो हो गया, तो देखो जब कैपिटल पनिशमेंट होगी तो क्या होगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा उसका, देयरफॉर जो एक उसका इंटरेस्ट होगा वो होगा साइकोलॉजिकल टोल। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल पनिशमेंट। तो इसके कंडेम्ड इंडिविजुअल के इंटरेस्ट कौन कौन से हो गए? एक तो राइट टू लाइफ हो गया, फेयर ट्रायल हो गया, उसके बाद इरिवर्सिबल उसकी पनिशमेंट हो गई, और उसके बाद क्या हो गया? साइकोलॉजिकल टोल हो गया। अब विक्टिम की फैमिली देखी जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एक तो हो गया इमोशनल, ठीक है, इमोशनल इंटरेस्ट हो गया उसका। सेकंड उसका क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल हो जाएगा। थर्ड क्या रख सकते हैं कि जो फैमिली है उसको क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, और जो उसका केस है वो जल्दी क्लोजर चाहिए उसे। ठीक है, दीज आर द फ्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। सोसाइटी का अगर देखा जाए तो सोसाइटी का क्या है? सोसाइटी को क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, मोरल स्टैंडर्ड्स उनके जो सोसाइटी के जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इज टू अपहोल्ड द मोरल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट पब्लिक सेफ्टी हो गई, जस्टिस हो गई, मोरल स्टैंडर्ड, तो दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब अगर हम लीगल सिस्टम के देखें तो लीगल सिस्टम का काम क्या है? लीगल सिस्टम का काम है कि फेयर लीगल सिस्टम बनाना। जो लीगल सिस्टम होना चाहिए इट हैज टू बी फेयर। सेकंड क्या होना चाहिए? कि अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो लीगल सिस्टम के दो मेन इंटरेस्ट क्या क्या है, मतलब दो मेन काम क्या क्या है? फर्स्ट हो गया हमारा कि जो फेयर लीगल सिस्टम डिजाइन करना, और सेकंड हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना। दीज आर द टू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। अब अगर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाए तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का पहला तो हो गया कि ह्यूमन राइट्स, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करना, राइट टू लाइफ इसमें भी आ जाएगा, एंड पोटेंशियल फॉर जुडिशियल एरर उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, सो दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसको लिखते जाओ कहीं पर। स्टेक होल्डर्स अगर देखें, स्टेक होल्डर्स में अभी एक और देखें, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर, तो इनका इंटरेस्ट क्या होगा? इनका इंटरेस्ट वही होगा कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको मानना। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल पनिशमेंट को, कैपिटल पनिशमेंट के लिए रूल्स बनाना, और फिर क्या हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन पर ध्यान देना। तो पब्लिक ओपिनियन हो गया, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हो गए, और कैपिटल पनिशमेंट के लिए इफेक्टिव लॉज बनाना, ये सब चीज़ हो गई गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर के इंटरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट की कैपिटल मैनेजमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करो, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, तो उसके लिए फॉर वाले पॉइंट्स भी चाहिए। दोज आर इन फेवर ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट, एंड दोज सम पॉइंट्स फॉर दोज हु आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। तो अब देखो इसको अगर फेवर में देखा जाए तो फर्स्ट हो गया इट डिटर्स सीरियस क्राइम। ठीक है, लोगों को डरा देता है ये वाला जो कैपिटल पनिशमेंट, इससे लोग डरने लगते हैं, जिसकी वजह से सीरियस क्राइम्स कम होते हैं। ठीक है, सेकंड कह सकते हैं रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम, क्योंकि उनकी जो फैमिली, जो विक्टिम था उसकी फैमिली को क्या हुआ? बदला मिल गया, बदला कह सकते हैं, या फिर रिवेंज, कुछ भी कह लो, कि जो उसको, जो क्रिमिनल था उसको सजा मिल गई। इट हैज इट देयरफॉर द वन ऑफ द फेवर जो एड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। उसके बाद ड्रेन ऑन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये भी है, क्योंकि ये ड्रेन ऑन पब्लिक फाइनेंस कैसा? क्योंकि जो उसको जो कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी तो उसको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए उसको क्या प्रिजन में उसको रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक प्रिजन में रखना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योर प्रिजन सिस्टम बनाना पड़ेगा विद हाई रिस्क वायलेंट ऑफेंडर्स रहते हैं क्योंकि वहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर दे हैव टू मेंटेन अ सिक्योर प्रिजन सिस्टम। उसमें क्या होगा? पब्लिक फाइनेंस लगेगा। लास्ट में एक और पॉइंट इसमें क्या सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स री ऑफेंडिंग। ठीक है, इट प्रिवेंट्स री ऑफेंडिंग। दिस इज कैन ऑल्सो बी एडेड इन द, इस फॉर वाले पॉइंट्स में एक और ऐड किया जाता है, प्रिवेंटिंग री ऑफेंडिंग। अब अगेंस्ट वाले अगर देखे जाए तो अगेंस्ट वाले थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, कि दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट।
ठीक है, ह्यूमन एक राइट क्या है, राइट टू लाइफ, देयरफॉर इट इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ। सेकेंड इसमें क्या है, रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल एरर। मानो जैसे कि जज ने कभी गलत स्टेटमेंट, कभी गलत जजमेंट दे दिया और उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया और उसको फांसी हो गई, तो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल एरर, बिकॉज क्योंकि वो उस इंसान को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिटरेंस एंड अल्टरनेटिव। देखो एविडेंस बताते हैं कि जो ये माना जाता है कि डिटर सीरियस क्राइम, तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इट बिकॉज स्टडी शोज ओनली लिटिल प्रूफ दैट द डेथ पेनल्टी स्टॉप्स क्राइम बेटर देन लाइफ इन प्रिजन। तो लाइफ इन प्रिजन में मतलब लाइफ सेंटेंस दे दिया ज़्यादा साल के लिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज व्हेन कंपेयर टू द कैपिटल पनिशमेंट। देयरफॉर देयर आर थ्री आर्गुमेंट्स व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वे फॉरवर्ड, देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लो क्वेश्चन आया तो उसमें वे फॉरवर्ड क्या ऐड कर सकते हो। देखो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी देख लो। देयरफॉर एक वे फॉरवर्ड में एक बैलेंस अप्रोच दे सकते हो कि देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस। लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन डाल सकते हो, जैसे एबोलिश द डेथ पेनल्टी फॉर ऑल द क्राइम एक्सेप्ट फॉर द टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंस। मतलब कैपिटल पनिशमेंट को कम्प्लीटली, डेथ पेनल्टी को कम्प्लीटली एबोलिश नहीं करना है, इसको केवल रखना है हमें किसके लिए, टेररिज्म और रिलेटेड ऑफेंस या फिर मोर सीरियस ऑफेंसेस के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो अलग अलग कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट के लिए दिया जा रहा है, जैसे डेथ पेनल्टी केवल मोस्ट सीरियस क्राइम्स के लिए। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दे रिकमेंड अ शिफ्ट टुवर्ड विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस एंड रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस ओवर रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द वे फॉरवर्ड। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये सब कुछ याद रख सकते हो कि अगर तुम्हें मानो लिखने को आया तो लिख सकते हो देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन लिख सकते हो कि ये डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया जाए एक्सेप्ट फॉर द टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ऐड नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। देखो ये वाला इतना ही टॉपिक है, इतना ही चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो एथिकल इशू हम देखते हैं वो है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म तो पता होगा क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द या फिर मेजर जो इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन, जो मेजर प्रोडक्शन सेंटर है, दे आर ओन्ड बाय दी और कंट्रोल्ड बाय दी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसेस हो गई या कंपनीज हो गई, दिस इज नोन एज कैपिटलिज्म। अब रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म जो है, अब देखो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल हो। अब रिस्पॉन्सिबल किसको, अब देखो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, बिकॉज रिसेंटली जो मैक्सिको के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि कैपिटल रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज ऑल्सो अ चैलेंज दैट ही हैज स्टेटेड दैट द चैलेंज इज नॉट टू ग्रो बट ऑल्सो टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स इथिकल वैल्यूज इनटू बिजनेस। ठीक है, बस इथिक्स को बिजनेस में ऐड करना है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। एथिकल वैल्यूज को बिजनेस में ऐड करना है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। इट एम्फसाइज बैलेंसिंग प्रॉफिट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। अब देखो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, बट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। तो इसका अगर देखिए तो नीड क्यों है, फर्स्ट जो है हमारा वो है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस कैसे, अगर हम रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म को प्रमोट कर देंगे देन इट विल हेल्प कंपनीज एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस, चैलेंजेस लाइक सस्टेनेबिलिटी, इनइक्वालिटीज जो बढ़ती जा रही है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब सोशल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, इसकी नीड क्यों है, बिकॉज ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्योरली प्रॉफिट ड्राइवन मॉडल्स मे नॉट बी वायबल इन लॉन्ग टर्म। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म कैन ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडेप्टेशन एंड टेक डिसरप्शन लाइक AI। ठीक है, इसलिए जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड इट इज वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड हियर कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, इट इज बिकॉज इट प्रमोट्स फेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग विथ लीगल एंड मोरल स्टैंडर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, so therefore there is a need for responsible capitalism to address some global challenges like sustainability and inequalities, to maintain business sustainability and as well as to promote fairness and decision making with legal and moral standards. ठीक है, so that is why we need responsible capitalism. अब what are the measures that have been taken in India to promote responsible capitalism? ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। फर्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है
CSR, ये तो मैं पता होना चाहिए कि क्या होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कंपनीज हैं दे विल स्पेंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 दे विल स्पेंड सम ऑफ इट द पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट इन सोशल वर्क या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या सोशल वर्क के लिए, दिस इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का देखा जाए तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लाइक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गया, और BS6 बाइक्स वगैरह हो गए, BS6 इंजन हो गए, BS6 व्हीकल सॉरी। तो दीज आर सम ऑफ द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। अब अगर देखा जाए तो लेबर रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जैसे वेजेस कोड हो गया, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड हो गया 2020 का। तो दीज आर द लेबर रिफॉर्म्स विच दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। और एक और है फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव। फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव जैसे RBI ने क्या चालू किया, PSL चालू किया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को देनी चाहिए जहां पर जो जिसकी वजह से जो कैपिटलिज्म मतलब जो इनइक्वालिटीज है वो वगैरह घट सके, और दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। एक और है इसके साथ, जैसे सेबी की ग्रीन बॉन्ड गाइडलाइंस हो गए, ये सब चीजें। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। अब इसके बाद देखते, देखो ये वाला टॉपिक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, व्हाट आर द व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय इंडिया, because in Indian context it is more important to study responsible capitalism in Indian context. एंड एट द एंड की कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, देखो कुछ पॉइंट है, जैसे बाय एम्बेडिंग इथिकल वैल्यूज इनटू बिजनेस प्रैक्टिस, इससे क्या हो सकता है, इंडिया कैन इंश्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया दैट कैन बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी व्हाइल सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस टाइप के पॉइंट्स जो है कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ओनली 3 टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, एंड वन मोर अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक दैट कि कुछ दिन से आज या फिर कल आज से या फिर कल से 1-2 दिन से एक नई सीरीज चालू हो रही है विच इज़ अ न्यू एथिक्स सीरीज, और जिसमें पूरा GS4 का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें PYQs की लाइव आंसर राइटिंग भी होगी। लाइव आंसर राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग होगी, GS4 की भी आंसर राइटिंग होगी, और लाइव आंसर राइटिंग सेशन तो वैसे भी अलग से चल रहे हैं, एंड यू कैन अटेंड देम ऑल्सो। ओके, so this is it for this session, and you can subscribe to our channel. Okay, thank you.